130 करोड़ के देश में 45 करोड़ केवल बच्चे हैं। आउट ऑफ 130 करोड़ इंडियंस, 45 करोड़ आर माइनर्स चिल्ड्रन। और ये बच्चे, ये 45 करोड़ बच्चे भारत का भविष्य है। हमारे देश का भविष्य इसी पीढ़ी पर निर्भर है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इन बच्चों का भविष्य किस पर निर्भर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के भविष्य, भारत की नई पीढ़ी, भारत के बच्चों के बारे में। दोस्तों, कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिन्हें सुनकर आपको भी बहुत मायूसी होगी, लेकिन इन पर गौर करना बहुत जरूरी है ताकि आने वाला भविष्य सुनहरा हो सके, वहां हमें मायूस न होना पड़े। हमारे देश में हर 1000 बच्चों में 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते। मॉर्टेलिटी रेट इतना हाई है। और हर 1000 में 32 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना 5वां जन्मदिन नहीं मना पाते और दुनिया से चले जाते हैं। है ना कितनी तकलीफदेह बात। यही डेटा अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज के लिए देखें, पश्चिमी देशों के लिए, तो वहां 1000 में एक ऐसा बच्चा होता है। इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। और ये जो डेथ्स हैं, ये जो मौतें हैं इतनी बड़ी संख्या में, इनका जो कारण है, डेथ्स का जो रीजन है, उसमें 68% डेथ्स माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। कुपोषण। और कुपोषण या माल न्यूट्रिशन, ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि खाने पीने में कुछ गड़बड़ हो जाना या खाना नहीं मिलना। कुपोषित होने को लोग समझते हैं भूख से मर जाना। नहीं दोस्तों, कुपोषण में एक हिस्सा वो है कि जो चाहिए था, जो पोषण चाहिए, जितना पोषण चाहिए वो न मिल पाना, तो बच्चा कुपोषित होता है। और दूसरा, जो पोषण चाहिए वो न होकर उसमें तमाम केमिकल्स, उसमें हानिकारक चीजें होना उस भोजन में, वो भी कुपोषण है। ये दो बड़े रीजंस हैं जिनकी वजह से 68% बच्चे हिंदुस्तान में 5 साल की उम्र पूरी करने के पहले ही दुनिया से चले जाते हैं। कितनी तकलीफदेह बात है। आज इस युग में अगर ऐसा हो रहा है तो हमने भारत में सब चीजें ठीक कर ली हैं। पढ़ाई लिखाई ने यहां बहुत अच्छे डॉक्टर्स की संख्या बहुत बढ़ा दी। आज हमारे देश में 5 स्टार हॉस्पिटल्स की चेन्स हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन बना रहे हैं, इक्विपमेंट बनाने में बहुत कामयाबी हासिल कर ली। वैक्सीन हमारे देश में बनने लगा, देखा आपने। ट्रीटमेंट्स एक से एक हमारे देश में होने लग गए। सब चीजों में तो हमने तरक्की कर ली, लेकिन एक चीज छूट गई जिसकी वजह से वो सब चीजें धरी की धरी रह जा रही हैं। वो है न्यूट्रिशन, पोषण। जी हाँ दोस्तों, या तो जानबूझकर और या अनजाने में हमने अपने नॉलेज में, अपने ज्ञान में पोषण पर जरा भी तरक्की नहीं की। इसको दरकिनार कर दिया और उसका खामियाजा आज जितना भुगत रहे हैं, अगर अब भी नहीं ध्यान दिया तो भविष्य में उससे कहीं ज्यादा भुगतना पड़ेगा। एक सर्वे बताता है कि हमारे देश में क्लास 3 यानी 8 साल की उम्र के बच्चों में एक सर्वे किया तो पाया कि उसमें 42% बच्चे ऐसे थे जो कि क्लास 1 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाए। यानी क्लास 3 के बच्चों को क्लास 1 का क्वेश्चन पेपर दिया गया और वो उसे सॉल्व नहीं कर सके। जानते हैं क्यों? इसके पीछे भी यही बड़ा कारण था, माल न्यूट्रिशन। वो बौद्धिक क्षमता डेवलप करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए बच्चों को, वो नहीं मिल रहा। और हमारे देश में कुछ ऐसी भ्रांति है कि जब आप 50 साल के पार हो जाते हैं तब पोषण की जरूरत होती है। तब लोग चिंता करना शुरू करते हैं कि कैल्शियम खाना है, आयरन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। और मेजॉरिटी लोगों को यही नहीं पता कि बच्चे का भविष्य 5 साल के अंदर तय कर देते हैं आप। उसकी ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसका बिहेवियरल डेवलपमेंट, ये सब पोषण पर आधारित होता है।
और वो पोषण उसको 5 साल की उम्र के अंदर ही पर्याप्त मिलना चाहिए, बाद में बदलने के लिए बहुत जरा मरा सा रह जाता है। आइए कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं। 38% बच्चे अपनी पूरी हाइट गेन नहीं कर पाते कुपोषण की वजह से, पर्याप्त पोषण न मिलने की वजह से हाइट कम रह जाती है। मैं अपने देश की बात कर रहा हूं, भारत में 15% बच्चे ओबीस हैं। ओबीस समझते हैं ना, एक नॉर्मल वेट, उस बच्चे का उस हाइट के हिसाब से जो वेट होना चाहिए, और नॉर्मल के बाद होता है ओवरवेट, उसका वजन उसकी हाइट और उम्र के हिसाब से अधिक है, और जब वो उस सब सीमाओं को पार करके आगे निकल जाता है तो उसे ओबीस कहते हैं। और भारत में वो देश जहां कहा जाता था कि लोग खाए बिना मर जाते हैं, उस देश में उस 45 करोड़ में 15% बच्चे ओबीस हैं। अपने हाइट और एज के हिसाब से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा वजन है उनका। ऐसा नहीं कि वो ज्यादा मिल रहा है उनको खाने को इसलिए ऐसे हो गए ना, उनको वो पोषण नहीं मिल रहा उस खाने में। खाना ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन कौन सा खाना? जो कुपोषित है, जिसमें केमिकल्स हैं तरह तरह के, जिसमें अननेचुरल चीजें मिल रही हैं, जिसे हम जंक फूड कह रहे हैं, जिसे हम फास्ट फूड कह रहे हैं, ऐसी चीजों का ज्यादा सेवन करके। नहीं तो अगर आप ज्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा तब खा पाएंगे जब शरीर डिमांड करेगा, लेकिन अगर उसमें अच्छा पोषण होगा तो मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगा अप, और वजन बढ़ने नहीं पाएगा। 70% बच्चे एनीमिक हैं, खून की कमी है जिनमें। इसके अलावा 50% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कैल्शियम, जिंक, आयरन, ऐसे पोषक तत्वों की कमी है, मिनरल्स की कमी है शरीर में। जिंदा रहने के लिए पोषण की जरूरत है, और जिंदगी को लंबा करने के लिए अच्छे पोषण की जरूरत है। यानी इम्यूनिटी, आप जिंदा तभी रह सकेंगे जब इम्यून सिस्टम काम करेगा, और लंबे समय तक तब रह सकेंगे जब आपका इम्यून सिस्टम लंबे समय तक काम करता रहे बढ़िया से। तो उसके लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, पोषण की जरूरत होगी। साथ ही आप चाहेंगे कि लंबे समय तक अगर जीवित रहें तो अच्छी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हो बच्चे की, तो उसके लिए बहुत अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, बहुत अच्छा पोषण। आज ज्यादातर माँ बाप बच्चे के फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर के चिंतित है ना, अच्छा पढ़े लिखे, तरक्की करे, अच्छा पैसा बनाए और अच्छा जीवन हो जाए। और याद रखिए, उस फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, वो अच्छा पैसा कमा सके, उसके लिए उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जो 1 से 5 साल की उम्र में बच्चे को पोषण दिया है आपने उसको प्रोटीन और आयरन कितना दिया उस उम्र में, इस पर निर्भर करेगा कि उसके मार्क्स कितने आएंगे। तो ये जो अच्छा पोषण है, ये एक SIP की तरह है। SIP समझते हैं ना, आजकल ज्यादातर लोग समझते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये पोषण एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप थोड़ा थोड़ा लंबे समय तक देते हैं और बड़े रिजल्ट्स आते हैं। पोषण शरीर की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, ज्यादातर पोषक तत्व बहुत जरा जरा से चाहिए होते हैं, मिलीग्राम्स एंड माइक्रोग्राम्स में, लेकिन रोज चाहिए होते हैं। तो वो रोज थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद उसे मां का दूध पिलाने के लिए बताया जाता है, और अगर ऐसा किया गया तो वो मां का दूध बच्चे को 6 महीने तक पर्याप्त इम्यूनिटी प्रदान करता है। लेकिन उसके बाद इस दुनिया में वो सांस लेने लगता है तो यहां से कुछ जीवाणु, विषाणु शरीर में प्रवेश करते हैं, और तब शुरू होता है बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होने की प्रक्रिया। ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो और इस तरीके से उसका इम्यून सिस्टम मजबूत होना शुरू करता है। अब इसके बाद से जिस तरह का पोषण उसे मिलता है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ कैसी होगी। पहले 5 सालों में बच्चे को जो पोषण मिलता है, उसी से उसकी इमोशनल और सोशल हेल्थ डिसाइड हो जाती है। आपको लगता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं कि
ये लोगों में घुलता मिलता नहीं है, बहुत बातचीत नहीं करता लोगों से, चुप चुप रहता है, मिक्सअप नहीं होता दोस्तों में, जल्दी दोस्त नहीं बनाता, इसके कोई दोस्त नहीं है, वगैरह वगैरह। इन सब के लिए वो पहले 5 साल जिम्मेदार होते हैं। उन पहले 5 सालों में बच्चे की इमोशनल ग्रोथ होती है, उसकी सोशल ग्रोथ होती है, वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन उस समय वो डेवलपमेंट चल रहा होता है। और ये सब कुछ जो 5 साल की प्रक्रिया है वो उसकी अपने परिवार में पूरी हो रही होती है। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होता। जिस परिवार में बच्चा पल बढ़ रहा है वो परिवार जिम्मेदार होता है। अब देखिए, समझते हैं कि बच्चा सीखता कहां से। मैंने कहा सोशल और इमोशनल ग्रोथ, ये चीजें बच्चा सीख रहा होता है। और कहां से सीखता है बच्चा? बच्चे के सीखने के 2 पहलू होते हैं उस समय, उस एज में। एक कॉपिंग, नकल मारना, जो करता हुआ देखेगा वो करना सीख जाएगा। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि वो मेरा बेटा तो कच्चा आलू ही पूरा खा जाता है ऐसे ही। कभी कभी लोग कहते हैं मेरा बच्चा प्याज ही ऐसे लेके खाने लग जाता है। वो क्या है? वो रोज अपनी मां को देखता है, वो आलू लेके बैठती हैं, प्याज लेके बैठती हैं, वो कॉपी करने लग जाता है। तो बच्चे आपको देख के कॉपी करते हैं। वो जिस चीज को कॉपी करते हैं वही सीख जाते हैं। और एक उसका दूसरा पहलू है, पहला कॉपी करना, दूसरा जिसमें उन्हें आनंद आता है, जिसमें उन्हें प्लेजर मिलता है, वो सीख जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि इसको तो जैसे ही मौका मिलता है ना, किसी ने नजर किसी इधर उधर हुई और तुरंत देखो तो बाथरूम में पहुंच जाएगा, मग लेके पूरा पानी अपने ऊपर डाल लेगा। दिन में 5 बार से कपड़े बदल चुकी हूं तब से। क्यों? मजा आता है, शरीर गर्म महसूस कर रहा होता है, जब ऊपर से पानी पड़ता है तो आनंद की अनुभूति होती है। तो बच्चे 2 चीज से सीखते हैं, नकल मारकर सीखते हैं और जिसमें उन्हें मजा आ जाए वो सीख जाते हैं। इसके अलावा आप बच्चे से क्या बातें करते हैं या उसके सामने क्या बातें करते हैं आपको पता नहीं चलता, लेकिन 1 से 5 साल की उम्र के बीच का बच्चा गलत सही तय नहीं कर पाता। तो वो जो कुछ भी आपसे सुन रहा होता है वो सब उसके बिलीफ सिस्टम में उतर जाता है। और अक्सर हमने देखा, जब बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं 3, 4, 5 साल की उम्र में, तो होमवर्क वगैरह कराते हुए कई बार पेरेंट्स ऐसी बातें करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। जैसे, नहीं पढ़ोगे ना बेटा तो बड़े होके रिक्शा चलाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, गोबर उठाना, घास छीलोगे तुम। सुना आपने ऐसा? कभी ऐसी गलती ना करें। ये बातें बच्चे के बिलीफ सिस्टम में उतर जाती हैं। ब्रेन का एक हिस्सा वो है जिसमें वो चीजें जाती हैं जो वो हमेशा के लिए उसे मान लेता है। उसको ये नहीं पता कि ये गलत है कि सही है, ये करना है कि नहीं करना, पर वो उसको मान लेता है कि यही सच है। इन्हीं 5 सालों में बच्चे का कॉन्सेप्ट सिस्टम डेवलप होता है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मतलब जिन चीजों को वो लॉजिक से समझ लेता है कि ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये इसी उम्र में बिल्ड होते हैं। इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में अक्सर माँ बाप एक गलती करते हैं। वो क्या है? बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर रहा है जो हम नहीं दे रहे उसको, या जो वो करने को कह रहा है हम नहीं कर रहे क्योंकि हम जानते हैं कि वो उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन वो बच्चा है, उसको नहीं पता, वो जिद करना शुरू करता है। वो रोएगा, चिल्लाएगा, हाथ पैर मारेगा, वो जिद करने लगता है। और जब वो जिद करता है तो आजकल के, स्पेशली आजकल के ज्यादातर माँ बाप, क्योंकि उतने टाइम तक उसके साथ उलझ के नहीं रह सकते, उनको समय की कमी है, वो अल्टीमेटली उसकी जिद को मान लेते हैं। ठीक है, चलो जाओ। इसमें क्या गलती हुई? याद रखिए, ये जो हो रहा है ना, अगर तो ये लाइफ लॉन्ग नुकसान पहुंचाने वाला है उस बच्चे को। ऐसा करने पर उस बच्चे के जो कंसेप्ट बिल्डिंग है उसमें ऐसी चीज चली गई कि थोड़ी जिद करो तो ये मिल जाता है। तो छोटी चीज के लिए थोड़ी जिद की थी, वो मिल गई, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि बड़ी चीज के लिए ज्यादा जिद करेंगे तो बड़ी चीज भी मिल जाएगी। ये उसके दिमाग में एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह बैठ जाता है कि जिद करने से ये मिल जाता है, खूब हल्ला मचाने से ये मिल जाता है, सामान गिराने तोड़ने फोड़ने से वो भी मिल जाता है। ये इस तरीके से डेवलप हो जाता है ब्रेन में। और हम सोच रहे होते हैं
कि एक बार हमने कर दिया है तो बार बार थोड़ी करेंगे, लेकिन फिर आप उसको छुड़ा नहीं पाओगे और वो बड़े होने तक जारी रहता है दिमाग में। अब थोड़ी बात कर लेते हैं खान पान के बारे में बच्चे के। ये जिस माल न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे थे उसको करेक्ट करना है। यहां तक कि कई बार अच्छा खिला पिला रहे हैं आप, फिर भी वो उसके लिए काम नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि कुछ हैबिट्स ऐसी हो जाती हैं। तो 2-4 चीजें बता रहा हूं जिनका बहुत ख्याल रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में बच्चे को बहुत फायदा होगा। नंबर 1, खाना खिलाने के लिए उसे डराए ना। नहीं खाओगे तो पापा आकर के ऐसा कर देंगे, नहीं खाओगे तो ये नहीं मिलेगा, नहीं खाओगे तो वहां नहीं ले जाएंगे। ये फियर सिस्टम से मत ड्राइव करिए, क्योंकि वो भोजन उसके लिए कोई रिजल्ट नहीं ला सकेगा, बल्कि कई बार इसका उल्टा रिजल्ट आएगा। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो खाने के नाम से उसके पेट में दर्द होने लग जाएगा। नंबर 2, बच्चे को वही चीजें खाने पीने को दें जो आप खा पी रहे हैं घर के अंदर। आपने घर में बनाया दाल रोटी चावल सब्जी और खाने के टाइम बच्चे ने मुंह फुला लिया, मुझे नहीं खाना, रोज रोज दाल चावल बनता है। आजकल देखने में आता है कि बच्चे ऐसे में क्या जिद करना शुरू करते हैं, तो माँ बाप स्विगी जोमेटो का सहारा ले लेते हैं। खुद वो दाल चावल सब्जी खा रहे होते हैं और बच्चे के लिए बर्गर आ जाता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। इससे आप बच्चे के दिमाग में ये बिठा रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो जो कर रहा है वो सही है, और इस तरीके से आप उसकी फूड हैबिट्स डैमेज कर रहे हैं। जो छोटे होते हैं बच्चे 2-3 साल 4 साल के, जब आप साथ में उनको खिलाने की कोशिश करते हो तो आप डरा के धमका के बहला फुसला के, है ना, वो देखो चिड़िया उड़ गई और मुंह में डाल दिया, या टीवी के सामने बिठा के ओ अच्छा देखो कैसे कर रहा है, मुंह में गया। ये वाला काम ना करें। ऐसा करेंगे तो जो उसका नर्वस सिस्टम है वो उसको रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम कहीं और एंगेज्ड है, तो उसको उस भोजन से जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। यदि आप उसकी प्लेट लेके बैठे हैं उसको खिलाने, तो खिलाने के और तरीके हैं। क्या? आप खाइए, थोड़ा उसको खिलाइए, थोड़ा आप खाइए। मैं बच्चे की प्लेट से खा जाने की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे सिंबॉलिक है। आप तो अगर जरा सा ऐसे छू करके भी मुंह में डालेंगे तो बच्चे को लगता है आपने खाया। ये एक तरीका हो सकता है। दिस इज गुड। क्यों? तब उसके ब्रेन में यह एस्टैब्लिश होता है कि जो उसको खिलाया जा रहा है वही आप भी खा रहे हैं, तो वो हमेशा धीरे धीरे बड़े होते समय जो आप खाएंगे वही खाएगा। अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं तो वो हेल्दी फूड खाएगा। आपको कभी ये कंप्लेन करने का मौका नहीं मिलेगा कि इसको तो जब देखो नमकीन चाहिए, चॉकलेट चाहिए, ये मौका नहीं मिलेगा उसको। वो हमेशा, आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो अपने बच्चों के बारे में बताते हैं कि मेरा बच्चा तो सब खाता है, सारी सब्जियां खाता है, सब दाल रोटी सब्जी जो देते हैं हमारे घर में जो बनता है वही खाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको वो हैबिट डाली होती है। बहुत सारे लोग बच्चों को बहुत दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ये तो आधा ही गिलास पिया। उनको लगता है कि मैं 1 गिलास पीता हूं तो इसको भी 1 गिलास पिलाएं। ऐसा मत कीजिए। दूध ठीक है, आपको लगता है कि दूध एक हेल्दी ड्रिंक है, पिलाइए। उस पर विस्तार से जानना चाहते हो तो मेरा एक वीडियो है मिल्क के ऊपर, जहां आप बेसिक कंसेप्ट समझ सकते हैं दूध का। गाय भैंस का दूध सिर्फ इसीलिए पीना शुरू किया गया क्योंकि इंसान को लगा कि गाय का बछड़ा तो उसका दूध पी करके 6 महीने में इतना बड़ा हो जाता है, लेकिन वहां पर वो ये भूल गए कि गाय के बछड़े को स्ट्रेंथ चाहिए होती है। उसके दूध में जो प्रोटीन है वो इस तरह का है जो स्ट्रेंथ देता है। लेकिन आपके बच्चे को सिर्फ स्ट्रेंथ से काम नहीं चलेगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी जरूरी है, तो उसको अलग तरह के प्रोटीन चाहिए होते हैं। एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो बहुत ज्यादा दूध पिलाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। स्पेशली छोटे बच्चों को लोग बहुत दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि अरे तो पीता ही नहीं है, थोड़ा और पिला दो, अभी इसका पेट नहीं भरा होगा, अच्छे से पेट भर जाए। वो दूध बच्चे को कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा और उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से बच्चा बहुत परेशान होगा और आपको समझ में नहीं आएगा ये क्यों इतना रोता है। लोगों को लगता है कि बड़े हो जाते हैं तभी प्रोटीन चाहिए होता है। एक बच्चे को जो न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा चाहिए होता है वो प्रोटीन है।
उसके अपने वजन के हिसाब से जितना उसका वजन है उसका 1.5 गुना यानी 1.5 ग्राम्स पर केजी ऑफ वेट। अगर बच्चा 10 किलो का है तो उसको 15 ग्राम प्रोटीन चाहिए अच्छा रोज, तब बात बनेगी। आयरन की कमी होगी तो मार्क्स कम आएंगे, प्रोटीन की कमी होगी तो आगे चल के विजन डिस्टर्ब हो जाएगा, जल्दी बच्चों को चश्मा लग जाता है। प्रोटीन की कमी होगी तो बच्चे की इम्यूनिटी लो रहेगी, प्रोटीन की कमी होगी तो बच्चे के पैर में, और कभी कभी अगर पैर ऊपर की तरफ करके सोता है तो चेहरे पे आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, बच्चे को मूड स्विंग होने लग जाएगा प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। आपकी समझ में नहीं आएगा क्यों रो रहा है इतना, चुप कराते कराते परेशान हो जाएंगे, बहलाते फुसलाते परेशान हो जाएंगे, मानेगा ही नहीं, उसका मूड इधर से उधर हो जाएगा, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि इसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है। तो छोटी उम्र से ही बच्चों के प्रोटीन का पूरा ख्याल रखें। सप्लीमेंट करना पड़े तो सप्लीमेंट करें उसको, सप्लीमेंटेशन भी आज की तारीख में बहुत जरूरी है। आपको एडिशनल प्रोटीन देना हो तो वो भी दें। हर 10 रुपए का प्रोटीन जो बच्चे की डाइट में आप एडिशनल डालेंगे वो आपको आगे चल करके 100 रुपए बचाएगा, यानी कि 10 रुपए के प्रोटीन की कमी आगे चलकर 100 रुपए की दवा का खर्चा बनेगी। इसके अलावा बच्चों में आज विजन की का जो है प्रॉब्लम बहुत देखने को आ रहा है, उसको चाहिए DHA। आप ओमेगा 3 का नाम सुनते होंगे, ओमेगा 3 का एक कंस्टिट्यूएंट होता है DHA, वो विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी लाइए, आपको न्यूट्रीलाइट में एक सप्लीमेंट मिल जाता है DHA यमीज, उसकी भरपाई करिए अगर आप चाहते हैं कि उसका विजन 6/6 रहे। बच्चे को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने की आदत डालिए, लेकिन ये आप तभी ढाल पाएंगे जब आप खुद खा रहे होंगे। कई बार लोग कई चीजें बेच रहे होते हैं, बहुत अच्छी होती हैं, वो सेहतमंद होती हैं, तो उनसे पूछिए कि आप भी खाते हो यही। बड़ी हैरानी की बात होती है, वो दूसरों को बता के बेच रहे होते हैं कि ये बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, और वो खुद नहीं खाते उसको, है ना। ऐसा मत कीजिए, आपका बच्चा वही सीखेगा जो आप कहेंगे। कॉपिंग याद रखिएगा, नकल मारेगा वो आपकी। अगर आपको चुकंदर बहुत अच्छा लगता है उसको भी अच्छा लगने लग जाएगा। बच्चा जब ऊपर से आता है यहाँ तो कोई स्वाद लेके नहीं आता, जो पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं पता होता कि करेला का स्वाद खराब है कि चुकंदर का स्वाद खराब है, किसका स्वाद क्या है उसको नहीं पता होता। जो चीजें उसके सामने आएंगी उसका स्वाद वो डेवलप कर लेगा। तो बचपन में आपको ये हैबिट्स डालनी है, राइट हैबिट्स, जो कि आपके द्वारा डाली जाएंगी, आप करोगे तो वो करेगा। किस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने की आदत डालें? जो सीजनल हो, जो रीजनल हो, जो इकोनॉमिकल हो, यानी मौसम के अनुसार, है ना। सब्जियों में मैं अक्सर बाजार में देखता हूं, कई बार मैंने आपको बताया भी है इस तरह का एग्जाम्पल। आप जून जुलाई की गर्मी में खड़े हो जाइए सब्जी की दुकान पे, आप देखेंगे कुछ लोग आएंगे और फूल गोभी लेके जाएंगे। फूल गोभी जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, बरसात में लोग पालक ढूंढ रहे होते हैं। उनको पता नहीं है, एक ऐसी पूरी पीढ़ी खड़ी हो गई, उनको पता ही नहीं कि कौन सी सब्जी कौन से सीजन में होती है। उसमें उनका कोई दोष नहीं है, वो उन्होंने अपने घर परिवार में ऐसे ही देखा। उनके पापा भी जुलाई के महीने में गोभी लेके आते थे, उनको पता ही नहीं कि गोभी खाने का टाइम अक्टूबर होने पर आएगा। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देन रीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आजकल आप देखते होंगे लोग कुछ ऐसे फ्रूट्स लेकर के आते हैं जो रीजनल तो छोड़ दीजिए, हमारे देश में भी नहीं पाए जाते। ऐसी चीजें लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपकी बॉडी उसको ठीक से अडैप्ट नहीं कर पाएगी। जिस रीजन में आप रह रहे हैं उस रीजन की जो चीजें आती हैं वो लाएं। तो सीजनल रखें, रीजनल रखें और इकोनॉमिकल रखें। अगर आप सीजनल और रीजनल रखेंगे तो अपने आप इकोनॉमिकल हो जाएगा। जब सेब 200 रुपए किलो होता है, खाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पर सीजनल नहीं है, वो 6 महीने या पिछले साल के सीजन का सेब है, कुछ मिलने वाला नहीं है आपको उसमें से। वो जमाना चला गया, 1 एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, वो वाला एप्पल अब नहीं आता। एप्पल आप तक पहुंचते पहुंचते ही 4-6 महीने बिता चुका होता है पेटियों के अंदर, उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन नहीं बचा होता है। कोई भी फल सब्जी जब पौधे से अलग की जाती है, तोड़ के उसको निकाला जाता है, तो उसके पहले 12 घंटे के अंदर ही उसका 25% पोषण समाप्त हो जाता है, और आपके हाथ में तो 6 महीने बाद आ रहा है। तो इसलिए कहा था रीजनल,
रीजनल जो चीज होगी वो आपके पास जल्दी पहुंच जाती है, उसी दिन या अगले दिन आ जाती है। तो ऐसी ही चीजें खाने की आदत डालें। और वीडियो काफी लंबा हुआ जा रहा है, खत्म करने के पहले 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और आपसे बात कर लूं। आज के दौर में एक बहुत जरूरी चीज उन लोगों के लिए वो आर टू बी पेरेंट्स, यानी जो माँ बाप बनने वाले हैं, बनने की सोच रहे हैं, यहाँ तक कि जिनकी शादी होने को है, वो भी इस बात को सुनकर के ध्यान रखें, आगे काम आएगी। और वो लोग जिनके पास 1 महीने 2 महीने के बच्चे हैं, वो भी इस चीज का ध्यान रखें। 2 साल तक बच्चे के लिए 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए। नो मोबाइल फोन्स, नो टीवी, नो लैपटॉप, नो टैब। 2 साल तक 0 स्क्रीन टाइम रखें। और ऐसा करने में आपको जो सबसे मुश्किल आएगी वो ये कि जब आप बच्चे के साथ हों तो आप खुद फोन इस्तेमाल ना करें। अगर आप 2 साल अपने बच्चे को 0 स्क्रीन टाइम देते हैं तो उसकी आई साइट अच्छी रहने की गारंटी हो जाएगी। आजकल 2 साल के अंदर ही बच्चों का विजन डैमेज कर दे रहे हैं लोग, मोबाइल फोन्स दे दे करके और टीवी के सामने बिठा बिठा करके। आपको पहले एक वीडियो में मैं बता चुका हूं, है ना, जिस पर हमने आंखों के बारे में बात की थी। ब्लू लाइट रेटिना को पेनिट्रेट कर देती है, इतना डैमेज करती है। और बच्चा तो बहुत नाजुक होता है, 2 साल के अंदर का बच्चा। तो 2 साल के अंदर के बच्चे को प्लीज 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 कोई फोन, टीवी, लैपटॉप न रखें उसके सामने। लास्ट में कुछ मिस्टेक्स का जिक्र कर लेते हैं। क्या गलतियां कर रहे हैं हम 1 से 5 साल तक के बच्चों को पालने पोसने में। नंबर 1, हम या तो उन्हें कोई ईटिंग हैबिट्स नहीं डाल रहे और या फिर रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स डाल रहे हैं। नंबर 2, हम उन्हें किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए एनकरेज नहीं कर रहे। हमको लगता है बच्चा है, खुद ही खेल रहा है। नहीं, वो समय चला गया। आज तो आपके पास प्लेग्राउंड्स ही नहीं है। तो उन्हें किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए जरूर एनकरेज करें। नंबर 3, जंक फूड से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको अपने बच्चे को दूर रखना है कम से कम 5 साल की उम्र तक, फिर तो उसकी हैबिट हो जाएगी अपने आप उससे दूर रहने की। नंबर 4, घरेलू नुस्खों का मजाक ना बनाएं, क्योंकि अगर आप घरेलू नुस्खों का मजाक बनाते हैं तो फिर आप उन नुस्खों को इस्तेमाल नहीं कर पाते। और उसमें कुछ बहुत बेहतरीन नुस्खे होते हैं, आप अगर उनको इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आप क्रोसिन, पैरासिटामोल ऐसी चीजों का सहारा लेते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक है। नेक्स्ट, जैसे आज बच्चों को गुड टच, बैड टच सिखाया जा रहा है, ऐसे ही उतना ही इंपॉर्टेंट है बच्चों को गुड फूड, बैड फूड सिखाया जाना। जरूर सिखाएं। नेक्स्ट, आपसे एक रिक्वेस्ट है, बच्चों का बर्थडे किसी फास्ट फूड जॉइंट पर न मनाएं। प्लीज प्लीज ऐसा न करें। आप अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही आप उसके दोस्तों का भी, क्योंकि वो चीज उनके लिए एक एग्जाम्पल की तरह सेट हो जाती है। वो जंक फूड, वो फास्ट फूड जो उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब ले बीतेगा आने वाले टाइम में। वो बच्चा बहुत गर्व से बताता है, पिज्जा पार्टी हुई हमारे तो बर्थडे में। वो उसको अच्छी चीज की तरह से देखने लग जाता है पूरे जीवन के लिए। ऐसा न करें। नेक्स्ट, बच्चों से तमाम चीजों के बारे में बातें की जा रही हैं, स्पेशली स्कूल में और घर में सिर्फ एक ही टॉपिक है, क्या? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। क्या पढ़ाई? अच्छे मार्क्स, अच्छी परसेंटेज। सिर्फ और सिर्फ यही बात हो रही है। अच्छी सेहत की कोई बात ही नहीं हो रही। वो अच्छे मार्क्स, वो अच्छा परसेंटेज के लिए अच्छी सेहत बहुत जरूरी है। बच्चा मेंटली वीक हुआ जा रहा है मैल न्यूट्रिशन की वजह से, और आप अच्छे परसेंटेज का इंतजार कर रहे हैं, कभी नहीं होगा। और एक आखिरी गलती जो हम कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, बेडरूम से सारे स्क्रीन्स को बाहर निकाल दें। सारे स्क्रीन ड्राइंग रूम तक सीमित कर दें। टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, जो कुछ भी रखना है सब वहां छोड़ दें। बेडरूम में जब आते हैं सारे स्क्रीन्स बाहर रह जाएं। यह आपके बच्चे के लिए बहुत लाभदायक होगा। दोस्तों, आज बात यहां खत्म करते हैं। बच्चों के टॉपिक को आगे एक बार फिर उठाएंगे और हम 5 साल से ऊपर के बच्चों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।